नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के शायद सबसे पुराने और सबसे बड़े अध्याय की, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 54 साल से भी ज्यादा। सोचिए, आजादी के बाद इतने लंबे वक्त तक देश की सत्ता सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के हाथ में रही। ये आंकड़ा अपने आप में कांग्रेस की पूरी कहानी बयां करता है ना? तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर ये हुआ कैसे एक पार्टी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तकदीर लिखने का इतना अहम हिस्सा बन गई। चलिए इस सफर को एकदम शुरुआत से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से। उस दौर में कांग्रेस सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो तो पूरे देश का एक आंदोलन बन चुकी थी। ये है पार्टी के शुरुआती साल। देखिए 1885 में जब इसकी नींव रखी गई तो मकसद बस इतना था कि पढ़े लिखे भारतीयों को सरकार में थोड़ी और हिस्सेदारी मिले। लेकिन फिर 1915 में गांधी जी भारत आए और उन्होंने कांग्रेस का पूरा चरित्र ही बदल दिया। जो एक एलीट क्लब जैसा था वो एक जन आंदोलन बन गया। और 1929 आते आते तो लक्ष्य एकदम साफ था, पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी। शुरू से ही कांग्रेस के अंदर आप कह सकते हैं दो खेमे थे। एक तरफ थे नरम दल वाले जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, इनका तरीका था चिट्ठियां लिखो, बातचीत करो, धीरे धीरे सुधार लाओ। दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक। उनका मानना था कि भाई आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी, सीधी कार्रवाई से। तो लक्ष्य एक था, आजादी, लेकिन रास्ते एकदम अलग। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं 1947 के बाद के दौर में। ये वो दौर था जब कांग्रेस ही सरकार थी और सरकार ही कांग्रेस। पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट्स इस दौर को कांग्रेस सिस्टम कहते हैं और ये नाम बिल्कुल सही है क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम था। इसे एक बड़े से तंबू की तरह समझिए जिसके नीचे हर विचारधारा के लोग थे, लेफ्ट वाले भी, राइट वाले भी, अमीर भी, गरीब भी, सब। और यही वो खूबी थी जिसने कांग्रेस को दशकों तक सत्ता में बनाए रखा। और ये देखिए आंकड़े, जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में पहले 3 इलेक्शंस, 364 सीटें, 371 सीटें, 361 सीटें, मतलब जबरदस्त बहुमत। आज की राजनीति में ऐसे नंबर्स के बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो इतने बड़े मैंडेट का इस्तेमाल हुआ देश की नींव रखने में। नेहरू युग की नीतियां, चाहे वो 5 ईयर प्लान्स हों या फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट वाली फॉरेन पॉलिसी या फिर IITs जैसे बड़े बड़े संस्थान बनाना, इन सब ने मॉडर्न इंडिया का खाका तैयार किया। और हाँ, एक मजेदार बात, उस जमाने में पार्टी का सिंबल था 2 बैलों की जोड़ी, जो उस वक्त के कृषि प्रधान भारत को दिखाता था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक ज्यादा नाटकीय, ज्यादा उथल-पुथल भरा दौर, इंदिरा गांधी का दौर। ये पॉपुलिज्म और सेंट्रलाइजेशन का जमाना था। 1969 में तो पार्टी में भूचाल ही आ गया। पुराने बड़े नेताओं के ग्रुप, जिसे सिंडिकेट कहते थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से ही निकाल दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी अलग कांग्रेस बनाई, गरीबी हटाओ का नारा दिया और सीधे जनता के पास पहुंच गई। और नतीजा 1971 में इतनी बड़ी जीत मिली कि उन्होंने साबित कर दिया कि असली कांग्रेस तो वही है। और फिर भारतीय लोकतंत्र का वो दौर आया जिसे आज भी याद किया जाता है, इमरजेंसी। 1975 से 77 तक 2 साल के लिए सारे लोकतांत्रिक अधिकार खत्म कर दिए गए। इस एक घटना ने इंडियन पॉलिटिक्स पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। इंदिरा गांधी का ये जो कोट है, ये उनकी सोच को साफ दिखाता है। 14 बड़े बैंकों को एक झटके में नेशनलाइज कर देना, ये फैसले इसी आइडियोलॉजी से निकले थे। मतलब पावर कुछ लोगों के हाथ में न रहे बल्कि आम आदमी के काम आए। चलिए अब एक और नए दौर में चलते हैं। ये वो वक्त था जब देश की अर्थव्यवस्था भी बदल रही थी और राजनीति भी। कांग्रेस के लिए ये खुद को फिर से गढ़ने का समय था। अच्छा, 1991 से पहले की इकोनॉमी को लाइसेंस राज कहा जाता था। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी को कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस शुरू करना है तो उसे सरकार से अनगिनत लाइसेंस लेने पड़ते थे। बहुत ही कंट्रोल वाली बंद इकोनॉमी थी। लेकिन फिर आया 1991, देश दिवालिया होने के कगार पर था और तब PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत की कहानी ही बदल दी। उन्होंने शुरू किया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी लाइसेंस राज खत्म और भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जैसे इकोनॉमी बदल रही थी वैसे ही पॉलिटिक्स भी बदल रही थी। 90 के दशक में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी तो वहीं दूसरी तरफ कई क्षेत्रीय पार्टियां भी मजबूत हुईं।
इन सब ने मिलकर कांग्रेस के एक छत्र राज वाले दौर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब कांग्रेस को समझ आ गया था कि जमाना बदल गया है, तो पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। इकला चलोरे की पॉलिसी को छोड़कर उन्होंने गठबंधन की राजनीति को अपनाया और इसी का नतीजा था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इस गठबंधन ने 2004 और फिर 2009 में सरकार बनाई और इसी दौर में आरटीआई और मनरेगा जैसे बड़े ऐतिहासिक कानून भी आए। और अब आते हैं कहानी के सबसे ताज़ा हिस्से पर, यानी हाल के कुछ सालों पर। ये दौर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनावी चुनौतियों और खुद को नए सिरे से ढूंढने की कोशिशों का रहा है। 2009 का इलेक्शन, कांग्रेस 206 सीटें जीतकर पावर में थी, यूपीए 2 की एक बहुत मजबूत शुरुआत। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2014 में ये नंबर 206 से गिरकर सिर्फ 44 पर आ गया। ये कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी हार थी। और अब 2024 के चुनावों में पार्टी ने कुछ वापसी की है। 99 सीटों के साथ 10 साल बाद कांग्रेस एक बार फिर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो एक आज़ादी के आंदोलन से शुरू होकर दशकों तक देश पर राज करने वाली पार्टी का सफर आज एक नए मोड़ पर है। सवाल बड़ा है, एक बड़े तंबू वाले आंदोलन से एक मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी बनने के सफर में भारतीय लोकतंत्र के अगले चैप्टर के लिए कांग्रेस खुद को कैसे तैयार करेगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही बताएगा।